नमस्कार। घटनाचक्र में आप सबका स्वागत है। आजकल एक विज्ञापन आप बहुत जोर शोर तरीके से देख रहे होंगे। एक स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन आते हैं और अमिताभ बच्चन आपको लगता है कोई फिल्म का ट्रेलर दिखाने आ रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे ही विज्ञापन शुरू होता है आपका भ्रम टूटता है और अमिताभ बच्चन पोलियो के विज्ञापन के बारे में बात करते हैं, पोलियो की एरेडिकेशन के बारे में बात करते हैं। और अमिताभ बच्चन यहां तक कहते हैं कि पोलियो की बीमारी दोबारा भारत में नहीं आए, ये प्रयत्न करना है। इतना बड़ा कद, इतनी बड़ी शिद्दत को लाकर के टेलीविजन के सामने खड़ा करना, वो भी एक बीमारी को दूर करने के लिए, ये सवाल खड़ा करता है कि वास्तव में बीमारी बहुत गहरी है और उसको दूर करने के लिए भी चिंता ही उतनी गहरी है। पूरी दुनिया के लोग, खासतौर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, हमारी भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम लोग लगे हुए हैं और उसमें एक सामाजिक संगठन भी लगा हुआ है, रोटरी। सारे लोग मिलकर के इस चिंता में लगे हैं कि पोलियो की बीमारी कैसे दूर की जाए। पूरी दुनिया के नक्शे को मैं आपके सामने रखूंगा प्रोग्राम के दौरान, तब आपको पता चलेगा कि पोलियो की बीमारी से पूरी दुनिया का कौन कौन सा हिस्सा ग्रस्त है। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम में तमाम सवाल हम आपसे रूबरू होंगे, जिनमें इन सब सवालों का जवाब दिया जाएगा कि पोलियो का विकार कैसे दूर किया जा सकता है और पोलियो कैसे इस देश से भगाया जा सकता है और इसका भगाया जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि बचपन में ही कोई कुम्हला जाए, इससे बड़ी त्रासदी किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती है। हमारे बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं जो कि इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और बताएंगे कि पूरी दुनिया में और देश में पोलियो के निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर सुनील बहल हैं, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट इंडिया के। डॉक्टर बहल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और रमन भाटिया जी हैं जो कि नेशनल कमेटी के सदस्य हैं, इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी है और रोटरी क्लब के, रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। रमन भाटिया जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर बहल, बात आपसे शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो आज तक लोगों को ये नहीं मालूम है, लोग पोलियो की बात करते हैं कि एक तो पोलियो की बीमारी होती क्यों है। क्योंकि पोलियो का जिस तरह से पूरा देश में विज्ञापन हो रहा है, बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, कोई चीज बचती नहीं है। लेकिन किसी भी विज्ञापन या किसी भी पर्चे में ये नहीं बताया जाता कि इसका मूल कारण क्या है, कि पोलियो होता क्यों है और ये बीमारी है या एलर्जी है या इन्फेक्शन है, क्या है ये आप बताएं पहले, उसके बाद हम लोग सिलसिला शुरू करेंगे। अनिल जी, पोलियो एक बीमारी है जो एक बहुत छोटे विषाणु से होती है, इसे अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। तो पोलियो का जो विषाणु है वो इसका कारण है और ये विषाणु जो है ये बच्चों में फैलता है। उन बच्चों में जिन बच्चों ने पूरी तरह से पोलियो की दवा नहीं पी रखी, उन बच्चों में ये पोलियो का विषाणु घूमता रहता है। या ये कह सकते हैं आप जिनका इम्यून सिस्टम, मतलब उस विषाणु से लड़ने की ताकत कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिनके अंदर बीमारी से लड़ने का प्रतिरक्षण पैदा नहीं हुआ है, इम्यूनिटी नहीं बनी है, उन बच्चों के अंदर ये घूमता रहता है और फिर किसी भी बच्चे को ये पोलियो की बीमारी करता है। अब पोलियो की बीमारी क्या है, वो उसमें लकवा हो जाता है, बच्चे की मांसपेशियां जो हैं वो स्थायी तौर पर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है उस बच्चे को, जिसको ये पोलियो का अटैक होता है। और फैलता ये पोलियो का विषाणु ये मल से मुंह के रास्ते, यानी फीको ओरल रूट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, यानी मल से निकलता है। एक बच्चे के मल में निकला और पानी को या भोजन को उसने दूषित किया और उस रास्ते से दूसरे बच्चे के अंदर प्रवेश किया, उसकी आंत में गया, वहां पर उसका बहुगुणन हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ वो वायरस वहां पर, और उस बच्चे को कुछ बीमारी कर सकता है या फिर उसमें से फिर उसके मल में निकलकर फिर दूसरे बच्चे में जाकर। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ये पोलियो वायरस जो है, ये विषाणु इस तरह से कम्युनिटी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर इस तरह से ये घूमता रहता है और जिस बच्चे को पकड़ लिया उसने, उसको ये परमानेंट डिसेबिलिटी कर देता है। तो ये मूल रूप से इसका पोलियो के बारे में जो आप ये कहते हैं कि एक वायरस से होता है जो कि हड्डियों को कमजोर करता है और परमानेंटली मांसपेशियों को उसको अयोग्य कर देता है बच्चे को, ये पोलियो
की बीमारी है और कारण है उसका वायरस। जी। रमन जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका एक रोटरी इंटरनेशनल का प्रोग्राम है। मुझको ये बताएं कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किस तरह से इस काम में जुटी हुई हैं कि पोलियो ना हो? देखिए सब, जहाँ तक रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का सवाल है, तो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर और देश के स्तर पर 4 मेजर पार्टनर्स के साथ इस कार्यक्रम में जुटी हुई है। 1987 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था, जहां ये डिसाइड किया गया कि हमने पोलियो को जड़ से निकाल के और इस पूरे संसार को पोलियो मुक्त करना है, उस समय रोटरी अंतर्राष्ट्रीय आगे आया था और एक ऐसी एक सेवा संस्था है जो इसके साथ उस स्तर पे जुड़ी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनिसेफ के साथ जी। और अटलांटा में बेस्ड एक सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसके साथ। ये चारों ऑफिशियल पार्टनर्स हैं इस प्रोग्राम के, और हर देश की नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स पार्टनर्स हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो चल रहा है ग्लोबल और नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे, यही संस्थाएं शासन को मदद कर रही हैं और ये चला रही हैं, और 1987 से इसका कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर बहल, मुझको ये बताएं कि इस वायरस का जो एटमॉस्फेयर है, खास तौर से ये जो पूरी दुनिया का जो नक्शा देख रहा हूं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं ताकि दर्शक अगर उस ग्राफिक की मदद से देख लें, तब तक हम बात करते रहेंगे, वो ग्राफिक में देखेंगे कि पूरी दुनिया में पोलियो का क्या असर है। लेकिन मैं उस नक्शे को अगर हम देखेंगे तो एक बात साफ हो जाती है कि खास तौर से विकासशील देशों में ये बीमारी है, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, और विकसित जो देश हैं अगर हम पूरी दुनिया में देखें, जहां जहां नजर आ रहा है आपको, साउथ अफ्रीका के कुछ देश नजर आ रहे हैं, नीचे देखिए आप कुछ देश नजर आ रहे हैं, उनसे ये पता चलता है कि विकसित देशों में खास तौर से ये बीमारी है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि ये सभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है जी। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि विश्व में अभी सिर्फ 9 देश ऐसे बचे हैं जहां पर कि ये वायरस चल रहा है और ये पोलियो की बीमारी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रकोप भारत में है। भारत में पूरे विश्व में जितने केस हो रहे हैं पोलियो के, उसका 83% केस वो भारत में पाए जा रहे हैं। जी जी। और कारण जो पूछ रहे हैं वो कारण सिर्फ एक है कि हम अपने देश में सभी बच्चों को जो इसके लिए एक स्ट्रेटजी है इसको इरेडिकेट करने की, जिन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर, जिन स्ट्रेटजीज का पालन कर पूरे विश्व के सभी देशों ने इसका समाप्ति कर दी, उन स्ट्रेटजीज को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर पा रहे हैं। हम उस कारण पे बाद में जाते हैं। आपका मतलब यह है कि हम लोग तकनीकी रूप से जो एक रणनीति अपनानी चाहिए इसको दूर करने के लिए, उसमें काम नहीं कर रहा है, आपका ये मानना है? ना 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 ना, रणनीति हमारी ठीक है। हाँ, रणनीति का जो पालन है, जो रणनीति की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वो रणनीति है क्या। वो उस रणनीति पे आता हूं, पहले मैं थोड़ा सा बीमारी की तरफ ही फोकस करूंगा। लेकिन रमन जी, मुझको आप ये बताएं, जो मेरे जहन में सवाल था, कि आपको लगता नहीं कि आपकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी इंटरनेशनल, अपने अनुभव से आपने पाया होगा कि खास तौर से गरीबी और ओवर पॉपुलेशन और एनवायरमेंट पोल्यूशन इस बीमारी को कई गुना बढ़ाता है, और खास तौर से ये जो हमारा प्रदूषित वातावरण है वो इसके लिए दोषी है। नहीं, प्रदूषित वातावरण का मैं नहीं कह सकता कि दोषी है, परंतु जो आपका दूसरा एक पॉइंट था कि जहां पे ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अगर आप नक्शा देखेंगे भारत का, अगर आप शायद वो भी दिखाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि पूरा इंडो गंजेटिक प्लेन जो है जी, उसके चारों तरफ इसका प्रकोप है इस बीमारी का। ठीक है, और यही बीमारी चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे गुजरात में हो, गई इधर से ही है, माइग्रेट होके या एक्सपोर्ट होके। तो ये जो बेल्ट है इंडो गंजेटिक प्लेन, ये वैसे किसी भी प्रकार से अंडर डेवलप्ड नहीं है। इंडो गंजेटिक प्लेन का मतलब ये है कि वहां पे अच्छा काश्तकार हैं, वहां अच्छे लोग रहते हैं। हाँ, जो लोग जिनके बच्चों को दवाई नहीं पिला पाते, वो लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से नहीं पिला पाते।
तो ये बात आपका कहना सही है कि जो जहां लिटरेसी लेवल्स थोड़ी लो हैं और इस चीज की गंभीरता को वो समझ नहीं पाए हैं और इसलिए वो अपने बच्चे को वहां लेकर ही नहीं गए दवाई पिलाने, तो उनमें ये ज्यादा बीमारी फैली हुई है, न कि कोई विशेष समाज या विशेष इलाके की बात है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन में हाईली पॉपुलेटेड और डेंस पॉपुलेशन है, आपने देखा होगा, और इस वजह से वहां पे है। इन्वायरमेंट का जहां तक सवाल है, जैसे कि डॉक्टर बहल ने आपको बताया, क्योंकि ये मल के रास्ते से जाती है, तो सैनिटेशन जहां भी पुअर होगा वहां इसका प्रकोप होना ज्यादा लाजमी है। परंतु हमारे शहरों में जहां पे सैनिटेशन बहुत पुअर है, जहां का एनवायरनमेंट बहुत प्रदूषित है, चाहे वो दिल्ली शहरों में क्यों, गांव में भी अभी जो हाँ, तो वहां पे डाटा पढ़ेंगे उसको, उसमें गांव ज्यादा है। हाँ, तो जिस प्रकार का आप एनवायरनमेंट का प्रदूषण बता रहे हैं उतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, वाटर पोल्यूशन से जो नालियां हैं या जो ओपन ड्रेन्स हैं उससे जो ये इसका कीटाणु फैल सकता है, क्योंकि मल के रास्ते जाता है, तो वो एनवायरनमेंट का जरूर उसमें इफेक्ट आता है। बट एनवायरनमेंट पर से कि जी पूरा जो एनवायरनमेंट है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है उसका कोई इफेक्ट हो रहा है, या क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, उसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं है। बट डॉक्टर रमन, लौट करके आते हैं हम लोग, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। लेकिन पोलियो की बीमारी की इस जंग में अगर आपको शिरकत करना चाहते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001। हम लोग लौट करके आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला, वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। असली मसाले सच MDH। रूह अगरबत्ती की सुगंध, वो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पोलियो की जंग के बारे में बातचीत हो रही है कि पोलियो की बीमारी से कैसे जूझा जाए और कैसे इसको दूर किया जाए। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर सुनील बहल और रमन भाटिया जी। सुनील बहल नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट इंडिया के, और रमन भाटिया जी इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के सदस्य हैं और रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले कि हम लोग
बातचीत पे आगे जाएं डॉक्टर, हम लोग अपने दर्शकों को ये बता दें कि पूरे देश में जो खास तौर से उत्तर प्रदेश पे अगर हम फोकस करें तो कितने केसेस हैं ये बता दें। हम लोग देखते हैं कि आजमगढ़ में लगभग 81 के करीब केसेस हैं और बदायूं में 45 है, अम्बेडकर नगर में 32 हैं, अलीगढ़ में 17 हैं, इलाहाबाद में 12 हैं, आगरा में 9 है और भदोही में 9 है, बागपत में 8 है, 24 परगना उत्तर 2 है और 24 परगना दक्षिण 2 है। अगर हम दूसरा ग्राफिक देखें जिसमें कि पूरे देश की बात हो रही है, पूरे देश में जो बीमारी की हालत है अगर उस पर एक नजर दौड़ा दें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस हैं यानी कि 1221 केसेस हैं और बिहार दूसरे नंबर पर है, 119 केसेस हैं। पश्चिम बंगाल में 47 है, हरियाणा में 35 है, राजस्थान में 30, दिल्ली भी दूर नहीं है इस बीमारी से, 25 केसेस हैं, गुजरात में 24, मध्य प्रदेश 20, झारखंड 12 और अगर झारखंड को मिला दें पर बिहार से तो लगभग बढ़ जाता है आंकड़ा क्योंकि बिहार का हिस्सा था वो। और हम उड़ीसा जाएं फिर 4 है, महाराष्ट्र में 6, पंजाब में 3, जम्मू कश्मीर में 1, छत्तीसगढ़ में 1, टोटल मिला करके 1562 पोलियो से ग्रस्त लोग हमारे देश के भीतर मौजूद हैं। डॉक्टर, हम लोग पहले उस पोल्यूशन की बात कर लें। हम बात कर रहे थे कि पोल्यूशन क्या कारण है, ओवर पॉपुलेशन क्या कारण है इसका, और इससे तो बीमारी नहीं होती है। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जब ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो पोलियो का जो, जैसे मैंने कहा कि वायरस है, विषाणु है, उसको फैलने में मदद मिल सकती है अगर वहाँ पर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दवाई नहीं पी रखी और उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है जी। लेकिन पॉल्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं। ये नहीं कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पर पोलियो के केस ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जैसे कहा, विश्व में केवल अब 9 देश ऐसे हैं जिनमें कि पोलियो की बीमारी है और भारत उनमें से एक, और सबसे ज़्यादा प्रकोप यहाँ पर। ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर पॉल्यूशन हमसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर पोलियो की बीमारी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, वहाँ पर एक भी केस नहीं। साउथ एशिया के कई छोटे छोटे देश हैं जिनमें पोल्यूशन बहुत है। अब देखिए, मनीला है जैसे, अगर आप देखिए जैसे बांग्लादेश है, आप नेपाल देखिए, वहाँ सब कहीं वो सब बीमारी को वहाँ खत्म कर चुके हैं। श्रीलंका। इसकी रणनीति सिर्फ एक कि सभी बच्चों को, रणनीति पे मैं आता हूँ, रणनीति वाला चैप्टर बिल्कुल पॉल्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं। जी डॉक्टर साहब, मिसेस वीना है गाजियाबाद से एक सवाल करना चाहती है। वीना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो वीना जी, शायद टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। बहरहाल हम लोग एक बात हमको और बताएं, 2-3 टेक्निकल टर्म है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। एक तो एनआईडी क्या है? अब एनआईडी का फुल फॉर्म है जी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जी, यानी ऐसे दिन जिनको के सरकार घोषित करती है कि इन दिनों 5 साल से छोटे सभी बच्चों को पूरे देश में साइमल्टेनियसली एक साथ पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो ये तो एनआईडी यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज की तरह मनाए जाते हैं। हमारे देश में 1995 से ये शुरू हुआ था सिलसिला। 1995 से लेकर अभी तक हम ये एनआईडीज मना रहे हैं। हर साल ऐसे दिन फिक्स किए जाते हैं और उन दिनों पर 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने पहले कितनी बार दवाई पी रखी हो। चाहे उन्होंने पहले कितनी भी बार दवाई पी रखी हो, इन जो एनआईडीज होते हैं, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हैं, उन दिनों पर सभी 5 साल से छोटे बच्चों को एक साथ पूरे देश में साइमल्टेनियसली ये दवाई पिलाई जाती है। और एमओपी क्या होता है जी? एमओपी, मॉपअप। अब मॉपअप जो है वो ये है कि अगर कहीं पर जब बीमारी जब इतनी कम हो गई, काफी कम कर ली हमने उसको, किसी हिस्से में उसको सिमट दिया, जैसे सिमट गई वो कुछ इलाकों में, तो उस इलाके में जाकर वहां पर दोबारा अगर वायरस निकल आता है कहीं पे, तो उसके आसपास जितने बच्चे हैं उनको एडिशनल डोज, उनको दोबारा से, जितने 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको दोबारा से वहां पर दवाई पिलाई जाती है 2 बार। अच्छा, तो इसको मॉपअप कहते हैं। अच्छा। अब एनआईडी जो होता है उसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि पहले दिन बूथ बनता है, बूथ बनाए जाते हैं जहां पर के बच्चों को लेकर माता पिता आते हैं, अपने 5 साल से सभी छोटे बच्चों को, और वहां पर दवाई पिलाते हैं।
उसके बाद कुछ टीम्स घर घर जाती हैं और जो बच्चे छूट जाते वो हैं अपने उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बता रहे हैं, उस पर भी आते हैं हम लोग। लेकिन मैं एक बात और सवाल उठता है, कई बार पूछते हैं लोग कि दोबारा दवाई लेने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होता है? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, जितनी बार दवाई लेंगे उससे बिल्कुल नुकसान नहीं है, बल्कि अगर नहीं लेंगे तो नुकसान होने की संभावना है जी। क्योंकि दवाई लेने से फायदे दो हैं। पहला फायदा तो ये है कि बच्चे की अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जितनी बार वो दवाई लेता जाएगा उसकी क्षमता और बढ़ती जाएगी। दूसरा ये कि अगर सभी बच्चों को एक साथ, जैसे एनआईडी में मैंने कहा कि सभी बच्चों को एक साथ दवाई पिलाई जाती है, अगर वो हम कर पाएं तो जो विषाणु है जो पोलियो का, उसको पनपने के लिए जगह नहीं मिलती जी। और अगर उसको पनपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो उसका विनाश हो जाएगा। जी डॉक्टर, हम लोग आते हैं, पानीपत से एक फोन है। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ पानीपत से। जी अरुण जी बताएं क्या सवाल सर ऐसा था कि क्योंकि पोलियो केस काफी हो रहे हैं और कीटाणु यूपी में पाया जाता है जी, तो हम जानना चाह रहे थे कि यूपी में क्या क्या कदम उठा रहे हैं ये लोग ताकि वायरस को खत्म किया जा सके। जी अरुण जी, बहुत बढ़िया सवाल है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे हम जब उत्तर प्रदेश के सवाल पे आएंगे तो आपकी बात का जवाब मिले। लेकिन रमन जी, मुझको ये बताएं आप कि आपका रोटरी इंटरनेशनल, जो मुझको मालूम है यूनिसेफ के साथ मिलकर के, और जो मुझको थोड़ी सी जानकारी, यू कैन करेक्ट मी ऑल्सो, कि $20 बिलियन का शायद बजट है पूरी दुनिया में इसको लेकर के पोलियो एरेडिकेशन का। रोटरी इंटरनेशनल का इंटरेक्शन किन किन एजेंसीज के साथ है और आप इस बीमारी को दूर करने में कैसे, हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग द? हमारा सब रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के दो प्रमुख रोल्स हैं शुरू से ही। एक तो है एडवोकेसी का। हमारी एडवोकेसी से ये हमारा मानना है और ये डॉक्यूमेंटेड है कि 1987 में इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया तो सब लोग इस चीज़ को, जो डॉक्टर एल्बर्ट सैबिन हैं जिन्होंने इस ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, वो सबसे पहले रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और अपना सहयोग उनको दें तो ये हो सकता है कि जो आपके पूरे दुनिया में जो क्लब्स फैले हुए हैं, मेंबर्स फैले हुए हैं, उनके माध्यम से आप इस बीमारी को इस दवाई के माध्यम से इसका विनाश कर सकेंगे। तो सबसे पहले एडवोकेसी जो शुरू करी वो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने करी, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और उसी के फलस्वरूप वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसका रेजोल्यूशन लिया कि अगर एक मेडिकल हिस्ट्री में सिर्फ एक दफा पहले किसी भी बीमारी को खत्म किया गया था, वो थी स्मॉल पॉक्स। और इसीलिए पोलियो को खत्म करने के लिए जब तक दवाई सही नहीं थी, ओरल पोलियो वैक्सीन, तब तक इसके बारे में सोचना बहुत कठिन था। तो जो सबसे पहले एडवोकेसी ली गई वो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने की। दूसरा जो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का रोल था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम एक मिनट रमन साहब, मुजफ्फरनगर से एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, उनसे बात करते हैं। आजाद साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताएं आपका क्या सवाल है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि अल्पसंख्यक समाज में अब जो बड़ा अच्छा संदेश आ रहा है इस तरफ पल्स पोलियो की तरफ से जी, इसके लिए क्या कहेंगे अब डॉक्टर साहब? जो पहले भ्रांति थी समाज में कि अल्पसंख्यक समाज हट रहा है काफी पीछे से, अब वो दूर होती जा रही है। आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की? जी जी, माइनॉरिटी कम्युनिटी की। हाँ, नहीं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में क्या सवाल करना चाहते हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटी जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है अभी इस अभियान में जी, इसके लिए डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अब? जी धन्यवाद। मैं आपके सवाल का जवाब कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब दें। पहले मैं रमन साहब से बात कर रहा था। रमन साहब, और दूसरा ये था कि सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रश्न रखा कि हमें वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी और उस टाइम ये माना गया कि पूरी दुनिया में अगर पोलियो की वैक्सीन को पहुंचाया जाए तो $120 मिलियन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रोटरी ने ये उनको प्रॉमिस किया कि हम $120 मिलियन आपको इकट्ठा करके देंगे और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अपने हर सदस्य के पास गई कि भाई जो आपकी बनती हो क्षमता उसके अनुसार आप इसमें दीजिए, चाहे $1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो। और 120 के टारगेट के अगेंस्ट 247 मिलियन मतलब $25 करोड़ इकट्ठा करके हमने इस कार्यक्रम के लिए दिया। तो शुरू में जो सारी वैक्सीन का हमने खरीदी हुई और जो उसको सारी दुनिया में भेजा गया ओरल पोलियो वैक्सीन को, उसमें रोटरी का योगदान रहा और 2005 तक जब तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, और ऐसी उम्मीद है कि हम पोलियो को खत्म कर लेंगे दुनिया से, रोटरी का करीब $50 करोड़ यानी कि
2500 करोड़ एक रुपए। और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है मैनपुरी से, अदिति सिंह है, वो सवाल करना चाहती हैं। अदिति जी बताएं आपका क्या सवाल है। आपका स्वागत है जय स्टूडियो में, बताएं क्या सवाल है। सर मेरा भाटिया साहब से एक सवाल है जी, पूछे। मेरा ये है कि जो पहले चेचक के लिए अभियान चला था जी, उस पर काफी हद तक सफलता पा ली गई, लेकिन जो ये पोलियो के लिए अभियान चल रहा है इस समय, इस पर पूर्ण रूप से सफलता क्यों नहीं मिल रही है? जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मैनपुरी से सवाल किया। भाटिया साहब आप पहले अपनी बात पूरी करें, फिर इस बात का जवाब दे। मैं यही बता रहा था कि जो फंडिंग थी, इनिशियल फंडिंग जी फॉर द परचेज ऑफ वैक्सीन, उसको पूरा किया और $500 मिलियन तक का खर्चा रोटरी अंतर्राष्ट्रीय करेगी। और अब जो काम कर रहे हैं, जो हमारे देश में हम लोग कर रहे हैं कि रोटरी के माध्यम से जो पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम है या जो पूरा सोशल मोबिलाइजेशन का है कि हर बच्चे तक ये मैसेज पहुंचाना या उनके माँ बाप तक इस देश वाले मुद्दे पे आते हैं। आपने बहुत बढ़िया बताया, देश वाले मुद्दे पे भी आते हैं, वो एक रणनीति का हिस्सा है, उससे आपको पे बात करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जो 2 सवाल हमारे पास आए थे उनका जवाब मैं चाहूंगा कि आप दें, लेकिन मेरे पास एक ब्रेक करने का आदेश हुआ है, तो मैं ब्रेक पहले जाता हूं पहले, और ब्रेक से लौट करके आऊंगा और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पोलियो के निराकरण पर बात कर रहे हैं, और आपके जहन में कोई सवाल है और आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 24100001, और मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH नए पाउच में बने MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सलीना की अदाएं करें सबको दीवाना। माई ब्यूटी इज माई हेयर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। मसाले सच MDH। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। सुगंध जहाँ जहाँ जाए, शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों के आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पोलियो से कैसे जंग लड़ी जाए। बातचीत में हमारे साथ 2 मेहमान शामिल हैं जिनका मैं परिचय करा चुका हूं। हमारे बीच में है डॉक्टर सुनील बहल हैं और रमन भाटिया जी हैं। चर्चा करने से पहले सोनाल है पटपड़गंज से, उनसे बात करते हैं। सोनाल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। सोनाल, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? शायद फोन कट गया है फोन। हम लोग
डॉक्टर बैल, 2-3 सवाल का जवाब। एक तो माइनॉरिटी के बारे में बात हो रही थी कि मुजफ्फरनगर से पानीपत से एक फोन था शायद, नहीं उत्तर प्रदेश से फोन था, मुजफ्फरनगर से फोन था। अल्पसंख्यक समाज की शिरकत के बारे में, पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो रही थी। देखिए, जो अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसा कि व्यूअर ने बताया खुद ही कि अब वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है इस प्रोग्राम में, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डिबेट नहीं। वो कर रही है और वो आगे आ रहे हैं, उनके सदस्य आगे आ रहे हैं दवाई पीने के लिए। पहले कुछ दिक्कतें थी, कुछ अफवाहें फैली हुई थी जो कि बेबुनियाद थी, लेकिन उसकी वजह से वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अभी वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है, लेकिन अभी भी जंग जारी है जी, अभी जंग चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये हर एक, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का है चाहे दूसरे समाज का है, सभी को ये समझना है कि जब तक ये विषाणु जो पोलियो का वायरस है कम्युनिटी में चल रहा है, वो किसी समाज को नहीं जानता है, वो किसी ये नहीं जानता कि ये अल्पसंख्यक का समाज का व्यक्ति है या दूसरे समाज का व्यक्ति है। वो तो उस बच्चे को पकड़ लेगा जिसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का है। तो ये हर एक व्यक्ति का, समाज के, चाहे वो किसी भी अल्पसंख्यक का है चाहे नहीं है, उसका कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों को जो 5 साल से छोटे हैं उनको जब जब ये दवाई पिलाई जाए उस वक्त ये दवाई पिलवाएं, और अपने ही बच्चों को नहीं, अपने आस पड़ोस के, अपने समाज के सभी बच्चों को इसकी दवाई पिलाएं। पोलियो के विषाणु का एनवायरनमेंट से, वातावरण से समाप्ति हो, ताकि सभी बच्चे, हर एक समाज के बच्चे सेफ हो जाएं। जी, सोनल दोबारा से लाइन पे हैं। सोनल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे सिस्टर के बच्चे ने अभी अपने फैमिली डॉक्टर से 2-3 दिन पहले पोलियो ड्रॉप्स पिलवाई हैं, तो क्या फिर से उस बच्चे को 9th को हमें ड्रॉप्स पिलवानी चाहिए? जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, आप बताएंगे। आप वो पूछ रहे हैं कि दोबारा दवाई देनी चाहिए, पिलवा चुके हैं दवाई, वही जो आप बात बता रहे थे। हाँ जी, उसमें बिल्कुल सिंपल मैसेज यही है कि चाहे दवाई पहले कभी भी पी रखी हो, कितनी बार भी पी रखी हो, जब भी ये NID या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे चले, उसमें सभी बच्चों को दवाई पिलानी है। चाहे उन्होंने कुछ दिन पहले पिला रखी हो, चाहे उन्होंने पहले 3 बार या 4 बार पिला रखी, कितनी भी बार पिला रखी है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि इसकी ये जो रणनीति है वो ये है कि सभी बच्चों को एक साथ पिलाई जाए, ताकि जो विषाणु है, जो बीमारी करने वाला विषाणु है, उसको पनपने के लिए वो जगह नहीं मिले। और जब तक ये सभी बच्चों को एक साथ नहीं पिलाई जाएगी, तब तक ये सफल नहीं होगी ये रणनीति। जी, तो इसलिए भाटिया साहब, आप हमको बताएं, जो एक सवाल आया था कि चेचक तो खत्म हो गई और पोलियो पूर्ण सफलता की ओर नहीं है, उसका कारण क्या है? मेरा तो सब ये मानना है कि पोलियो की जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं और जो चलना चाह रहे हैं और चलते रहेंगे, तो पूर्ण सफलता की ओर ही हम जा रहे हैं। क्योंकि यही स्ट्रैटेजी देश के हर दुनिया में जहां जहां इसको अडॉप्ट किया गया, उसने वहां पूर्ण सफलता दिलवाई। तो हमें सिर्फ समस्या है, एक जो सवाल एक और हमारे दर्शक महोदय का था उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो वहां ये कहा जा सकता है कि क्योंकि इतने सारे केसेस उत्तर प्रदेश में केंद्रित हैं, 1500 जो आपने 62 केसेस बताया, उसमें से 1200 से अधिक केसेस उत्तर प्रदेश में हैं, तो हमारी सारी जो कंसंट्रेशन है उत्तर प्रदेश पे जरूर है। और उत्तर प्रदेश में जो बातें हम अभी कर चुके हैं उसकी वजह से कुछ हम पीछे रहे, वहां के बच्चों को कवर नहीं कर सके। परंतु अगर ये कहा जाए कि सफलता नहीं मिली है, तो 1988 में जहां 3.5 लाख केसेस दुनिया भर में थे, और अब रह के अगर 1800 केसेस दुनिया में हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि 99% से ज्यादा अधिक हमने केसेस खत्म कर दिए। तो 99.5% की तो सफलता हो गई है। अब ये हाथी निकल जाने वाली बात है, पूंछ ही रह गई है, उसको भी नहीं जाने देंगे। पूंछ बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक होती है। हम तो ये मानते हैं, जैसे कि डॉक्टर बहल ने बताया कि जंग खत्म नहीं हुई है। इसको एक बात और डॉक्टर बहल मुझको ये बताएं कि जो इसका इंजेक्शन होता है, जो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स को लेकर के लोगों में बड़े मतभेद हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट्स भी आई हैं उसकी कॉम्पिटेंस के बारे में और उसकी सार्थकता के बारे में, कि दवाई कई बार गड़बड़ हुई, पोलियो ड्रॉप दिया, बच्चे को कुछ और बीमारी हो गई, ये रिपोर्ट हुई। ये जो पोलियो का जो ड्रॉप है वो कितना कारगर है और जो कंपनी बनाती है उनकी क्या प्रामाणिकता है, और लोग, क्योंकि यहाँ भारत में अशिक्षा बहुत है, उससे डरते हैं लोग,
और उसके बारे में आप मेरे को बताएं। देखिए, पोलियो की जो दवा यूज हो रही है, जो ड्रॉप्स यूज हो रहे हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित है। पहली बात तो ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि खतरा इससे नहीं है कि दवाई ले ली, खतरा इससे रहेगा कि अगर दवाई नहीं ली तो। जी, पहली बात तो ये। दूसरी ये कि यही पोलियो की ड्रॉप्स पूरे विश्व के जितने देश हैं, करीब करीब सभी में यही पोलियो ड्रॉप्स यूज कर पोलियो का समाप्ति की गई, और कहीं पर भी ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं दिखा जो कि दिखा। नहीं, लोग बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, नसबंदी हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है, और तमाम तरह की भ्रांतियां जो इस ड्रॉप को लेकर के है। देखिए, ये तो अफवाहें हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत, बिल्कुल बेबुनियाद। इसमें कोई इसका ठोस वो नहीं है। ऐसी कोई अभी तक विश्व में दवाई नहीं बनी जिसकी 2 बूंद देने से और नपुंसकता हो जाए। अगर ऐसी दवाई होती तो सरकार तो ये बहुत पहले से इस्तेमाल कर लेती, परिवार नियोजन के लिए इसको काम कर लेती। 1960 से ये पोलियो की ड्रॉप्स पूरे विश्व में यूज हो रही हैं, और कहीं से भी किसी भी देश में किसी भी बच्चे को इस तरह की कोई दवाई भारत में भी बनती है? भारत में ब्लेंड होती है, आती बाहर से, ब्लेंडिंग यहाँ पर होती है इसकी। और जो जैसा मैं कह रहा था कि जितने भी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अरब देश हैं, सभी में यही दवाई यूज हो रही है। हमारे देश में भी सभी समुदाय के लोगों के लिए यही दवाई यूज हो रही है। अच्छा डॉक्टर, एक बात और बताएं। देखिए, हमारी तो समस्या ये है कि हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, मतलब 3-4 करोड़ के करीब बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये तो हरी कथा अनंता वाली स्थिति है। आप कहते हैं पूछ रह गई, तो पूछ तो ये लगभग परमानेंटली जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है जाने वाली नहीं है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि कई बार ये भी सवाल करते हैं लोग कि क्या बड़ी उम्र के लोगों को भी पोलियो ड्रॉप लेने चाहिए, और क्या बड़ी उम्र में भी ये हो सकता है, या सिर्फ 5 ईयर इज द कट ऑफ ईयर? देखिए, इसमें मैक्सिमम केसेस तो 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादातर, क्योंकि 5 साल की उम्र तक पहुंचते एक मिनट डॉक्टर, एक फोन है, जेडी यादव है हमारे दर्शक गुड़गांव से। यादव साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बताएं आपका क्या सवाल है। यादव साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी यादव साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे एक ग्रैंड सन हुआ 5 महीने का। अब जब पैदा हुआ तो उसके बाय बर्थ पेट से जब पैदा हुआ तो बैक में उसके एक होल था, अबाउट 1 इंच डायमीटर। तो उसी टाइम हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गए, और डॉक्टर विद्यार्थी जो है वहाँ सर्जन, हाँ, उनसे वो सर्जिकल करवाया। सर्जरी जो हुई तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि हो सकता है कि इसके पैरों में पोलियो की शिकायत हो जाए। तो एक पैर में अभी पोलियो की शिकायत नजर आती है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर यादव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले पिछले सवाल का जवाब पूरा कर लें कि 5 साल तक की जो बात करी जी, कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो 5 साल तक ही होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की, 5 साल तक की उम्र तक पहुंचते क्योंकि इतने राउंड चलते हैं और वैसे भी बच्चे में बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है, इसलिए 5 साल से ऊपर ये बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो पूरे कैंपेन जो चलता है वो बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि 10-12 साल तक भी हो सकती है। देखिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो रहती है कि हो सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकता। वो जो चक्र जो अपना चला सकता है वो बड़े बच्चों में नहीं चला सकता। वो पोलियो का विषाणु, तो इसलिए वो छोटे बच्चों में वो चक्र अपना विषाणु बना सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चे अगर प्रोटेक्टेड हैं, अगर सभी ने पी रखी है, तो वो चक्र उसका नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये 5 साल तक के सभी बच्चों को पिलाई जाती है। अब दूसरा जो सवाल यादव साहब पूछा कि उनको जन्म से ही पीछे रीढ़ की हड्डी में होल था, तो वो तो पोलियो का उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक बर्थ डिफेक्ट है, कंजेनिटल अनोमली है, उसकी वजह से उसको बच्चे को तकलीफ है, उसकी वजह से उसको पोलियो नहीं है, उसको लकवा है।
लकवा के कई कारण हैं। वो पोलियो तो एक कारण है कि उसके पैर नहीं चलते हैं, कमजोरी है पाँव में, लेकिन उसकी वजह से भी, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ डिफेक्ट है, उसकी वजह से वो बच्चा नहीं चल पा रहा है, एक पाँव से कमजोरी है, तो उसके लिए तो विशेषज्ञ को दिखाई रहे हैं यादव साहब, तो उसी का ट्रीटमेंट इनको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोग आते हैं डॉक्टर बहल, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और पोलियो से जंग जारी है और पोलियो का जो राक्षस है वो पूरे देश में किस तरह फैला हुआ है, इसी के बारे में चर्चा हो रही है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बातचीत के अंतिम चरण में हम लोग ये बताएंगे आपको कि पोलियो से लड़ने की रणनीति क्या है और इससे लड़ना कैसे है और इसमें आप कैसे शिरकत कर सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH Once a rag picker, now she has a book in her hands. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for, now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. असली मसाले सच MDH MDH देखी 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 सच्चे वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, देखी 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 मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सलीना की अदाएं करें सबको दीवाना। माई ब्यूटी इज माई हेयर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पोलियो की बीमारी से कैसे जंग जारी रखी जाए और इस जंग का उद्देश्य साफ है कि पोलियो का निर्मूल नाश हो इस पूरे देश से। बातचीत में हमारे साथ दो मेहमान शामिल हैं, डॉक्टर सुनील बहल हैं और रमन भाटिया जी। रमन जी, अब हम आपके पास आते हैं बातचीत के इस हिस्से में। एक तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लेवल पे जो रणनीति है वो किस तरह से आप पूरा NID डे पे काम करते हैं और किस तरह से बताते हैं जनता को और कैसे संदेश पहुंचता है, ये आप हमको बताएं ताकि रोटरी का जो एक फंक्शन है, रोल ऑफ रोटरी, वो पता चले कि आप लोग किस तरह से इस जंग में लगे हुए हैं। जी त्यागी जी, ऐसा है कि रोटरी का जो रोल है, जो कोर ग्रुप की मीटिंग में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के डिसाइड होता है, वो मेनली सोशल मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के माध्यम का है, विषय का है। और दूसरा जो हमारे रोटरी के मेंबर्स हैं उनके जो वॉलंटियर सपोर्ट, जो वो जाके बूथ्स को चलाना या वैक्सीन पहुंचाना, उसमें है।
तो हमारे मेन जो काम है रोटरी के, उसकी नेशनल पोलियो प्लस कमेटी दिल्ली में है, और जितने रोटरी क्लब हैं, करीब अप्रॉक्सीमेटली 2000 रोटरी क्लब हैं हिंदुस्तान में, उनके माध्यम से हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। और सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट और सीएमओ के साथ बैठ के जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनी हुई है हर राजस्व जिले में, उनके साथ बैठ के वो हमें बताते हैं कि साहब इतने बूथ्स आप संभालेंगे और आप सोशल मोबिलाइजेशन में आप बैनर्स देंगे या आपको इस पे इसका पब्लिक अनाउंसमेंट करवाना है या आपको बैनर्स पोस्टर्स देने हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे दिल्ली शहर में या उत्तर प्रदेश में जहां भी आपका जाने का मौका लगेगा, आप जो पोस्टर्स देखेंगे जिसमें यहाँ पे तो यहाँ की मुख्यमंत्री जी की भी फोटो होती है और उत्तर प्रदेश में वहाँ की मुख्यमंत्री जी की फोटो होती है, वो सारे पोस्टर्स रोटरी के माध्यम से बने हुए हैं। जो मैसेज उसमें होता है वो यही होता है कि 9 फरवरी को अपने बच्चे को दवाई पिलाना ना भूलें। तो सारा मैसेज क्लियर है, जिस तरीके से हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ वहां आ सके और दवाई पिला सके, उसमें जितनी भी सोशल मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट और कोर ग्रुप डिसाइड करती है, एक पार्ट रोटरी भी करता है। उसमें गवर्नमेंट की अपनी भी रहती है, इसमें यूनिसेफ का भी काफी योगदान रहता है, बल्कि WHO भी कुछ भाग इसमें लेता है, परंतु हमें उन्हें सोशल मोबिलाइजेशन और अवेयरनेस का एक जिम्मेदारी दे रखी है पार्टनरशिप ने और सरकार ने, उसको हम निभा रहे हैं। इस प्रकार का हमारा काम है। डॉक्टर बैल, मुझको ये बताएं कि पूरी दुनिया में, यहाँ या अफ्रीका के कुछ देशों में ये बची है, तो अब इसकी रणनीति हिंदुस्तान में क्या हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने तो आपसे कहा साइकिल जो है, जैसे अगर जो रविंद्र जी ने बताया कि 15 से 16 करोड़ बच्चे जो है 5 साल से नीचे के हैं, और 5 साल से नीचे के 16 करोड़ बच्चों का मतलब ये है कि किसी भी मुल्क की आबादी से जंग लड़नी है आपको, और लगातार उसमें 3 करोड़ का इजाफा होता है। तो क्या रणनीति है कि इसका जो 1562 का आंकड़ा है तो अगले साल ना हो या हो तो कम हो? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल रणनीति है। जैसा मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया के सभी देशों ने यही रणनीति लगाई और अपने देश में सफलता पाई पोलियो का विनाश करने में। वही रणनीति हम लगा रहे हैं। रणनीति में 4 भाग हैं। पहला भाग के नियमित टीकाकरण कराया जाए बच्चों का। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नियमित टीकाकरण के लिए अपने स्वास्थ्य केंद्र पर अपने डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उसको पोलियो, DPT जो ट्रिपल कहते हैं, उसके इंजेक्शन और ड्रॉप्स दिए जाएं। वो एक नियमित टीकाकरण का एक रणनीति हो गई। दूसरी रणनीति है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, जो मैंने अभी एक्सप्लेन की कि 5 साल से छोटे बच्चों को एक साथ पूरे देश में दवाई पिलाई जाए, चाहे उन्होंने पहले कितनी भी बार दवाई पी रखी हो। अब उसके लिए जैसे 5 जनवरी को हमारा एक NID हुआ, अब 9 फरवरी को एक डेट सरकार ने फिक्स की हुई है। तो ये एक रणनीति है, जब 9 फरवरी आए तो 5 साल से छोटे सभी बच्चे को दवाई पिलाई जाए एक साथ पूरे देश में साइमल्टेनियसली। तीसरी रणनीति है कि सर्वेलेंस, हम उस पर निगरानी रखें कि देश में कहाँ कहाँ पर केस हो रहे हैं, ताकि वहां पर जाकर फिर अगर केस वहां होता है, इसके बावजूद ये बाकी रणनीतियों के, तो चौथी रणनीति मॉपअप की वहां पर लगाई जाए, वहां पे एक्स्ट्रा डोजेस दी जाए। तो रणनीतियां तो ये 4 हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। इसमें सरकार की तरफ से और सारे पार्टनर्स की मदद से, WHO, रोटरी, यूनिसेफ और भी बहुत सारे पार्टनर्स इसमें जुड़ जाते हैं। उनकी तरफ से एक तो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां पर बूथ लगाए जाते हैं, टीम्स घर घर जाती हैं, और दूसरा पार्ट जो उसका है कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना है, जो समाज है उसको उसके अंदर भागीदारी देनी है कि वो या तो बूथ पर लाकर, बेटर तो यही है कि बूथ पर लाएं और बच्चों को सभी को दवाई पिलाएं। 9 फरवरी को जैसे ये NID आने वाला है, और अगर वो किसी कारण से नहीं पिला पाए तो जब टीम उनके घर पर आती है तो उस दिन उसको दवाई पिलाएं। तो एक छोटी सी बच्ची है डॉक्टर पीहू, शायद वो कुछ सवाल करना चाहती है। पीहू, आपका स्वागत है, बताएं आपका क्या सवाल है। पीहू, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। वो बताएं क्या सवाल है। अंकल, मेरी बहन 1 महीने की है, क्या उसे पोलियो की दवा 9 फरवरी को पिलानी है? हाँ बेटा, अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीहू, आपने सवाल किया और जानकारी ली और अपनी बहन के बारे में कंसर्न दिखाया। डॉक्टर बैल। हाँ, पीहू ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसको जवाब बेटे ये है कि चाहे वो 1 महीने की है, चाहे वो 1 घंटे की है,
अगर 1 घंटा पहले भी पैदा हुई है बच्ची तो उसको भी पोलियो की दवाई पिलानी है। तो जब ये एनआईडी चलता है 9 फरवरी को जैसे चलेगा आपकी बार, तो हर एक 5 साल से छोटे बच्चे को दवाई पिलानी है। अब उसमें चाहे वो बच्चा छोटा है बड़ा है, 5 साल से अगर वो छोटा है तो उसको दवाई पिलानी है। एक बात और रमन जी, डॉक्टर साहब ने सारी रणनीति बताई। इस देश में जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हो सकता है आप उससे डिसएग्री करें, सोशल लेजिस्लेशन नहीं है। हर आदमी या हर औरत कहीं ना कहीं काम करता है, और जब बच्चा होता है तो या तो वहां मिठाई बंटती है, या बताया जाता है लड़की है तो या लड़का है। तो हर बार जब पगार दी जाए या उसका प्रोग्रेस किया जाए हर साल, तो उससे क्यों नहीं उस टीके की रिपोर्ट मांगी जाए कि आपने बच्चे को पोलियो पिलाया है या नहीं पिलाया है। अगर नहीं ड्रॉप दी है तो आपको जाइए और दवाई दिलवा के लाइए, और तब तनख्वाह मिलेगी या आपकी प्रमोशन होगी, क्योंकि ये रोज का काम है। स्कूल में टीचर है लेडी, या राशन लेने जाती है, राशन कार्ड। मैं आपको कह रहा हूं सोशल वीविंग का काम जो है वो भी आपको मदद कर सकता है। नहीं सब देखिए, हमारी जैसी एक प्रजातंत्र में एक हद तक ही आप किसी को मजबूर कर सकते हैं कोई भी चीज लेने के लिए, चाहे वो दवाई क्यों ना हो, चाहे उसके घर जाके भी आप दवाई दे रहे हैं, तो एक हद तक ही आप उसको समझा सकते हैं इस बात को। आपने देखा होगा कि यही बीमारी चाइना में 3 साल के अंदर अंदर इसका खात्मा हो गया, और जो पॉइंट्स आपने अभी बताए उन सब चीज को वहां देखा जाता था, और उन पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता था। उस प्रेशर की वजह से वो लोग अपने बच्चों को दवाई पिला देते थे। जी। हमारे देश में जैसे कि फैमिली प्लानिंग में पहले हुआ कि जहां भी आप प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं किसी प्रोग्राम में, वहां पे वो विड्रॉल इफेक्ट्स आने लगता है, एक नेगेटिव वो हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में या तो अवेयरनेस कम है या लिटरेसी कम नहीं। है। देखिए, मगर एक डेमोक्रेसी में हम किसी को मैं ये कह रहा था, नॉट प्रेशर, इट्स ए वे ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड, उनको समझाना। हाँ, तो दैट इज, आपको पगार तो मिलेगी, पगार देने से मना ही नहीं है, लेकिन भाई 2 ड्रॉप बच्चे को दिलवा लो, ये आपके बच्चे के हित में है। तो उसको एक थोड़ा सा रिस्ट्रेन, अवरोध, जहां अपने जैसे स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी चलाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन सड़क पे स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाते हैं ताकि जो आदमी सड़क पे चल रहे हैं गाड़ी उनसे टकराए। ठीक है, आपका बात बिल्कुल सही है त्यागी जी, मगर सोशल लेजिस्लेशन लाके, अब सोशल लेजिस्लेशन नहीं कह रहा हूं मैं, सोशल चार्टर या सोशल अंडरस्टैंडिंग या सोशल, अगर कानून बनाएंगे तो फिर तो ये पेचीदा हो जाएगा। और जहां तक ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे देश का, वहां तो ये फिर भी इंप्लीमेंटेबल है। मान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ना तो पगार का सवाल आता है, ना किसी रिकॉर्ड पे वो लोग हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में, दिल्ली में विशेषकर, ऐसे कई इलीगल इमिग्रेंट्स और वो लोग रह रहे हैं, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड पे लाया जाए और किस तरीके की उनके ऊपर बात की जाए, वो छुपते रहते हैं। डॉक्टर सुनील जी, आप मुझको ये बताएं 9 फरवरी की क्या तैयारी है, क्योंकि प्रोग्राम में 1 मिनट बचा है, और मुझे बता दीजिए ताकि प्रोग्राम खत्म करें। और देखिए, सरकार की तरफ से, पार्टनर्स की तरफ से, इम्प्लीमेंटर्स की तरफ से पूरी तैयारी है। पूरे देश में 9 फरवरी को जगह जगह पर बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर कि पोलियो की दवाई मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जगह जगह पर वैक्सीनेटर बैठे होंगे जो 9 फरवरी को वैक्सीन को, बिल्कुल सेफ वैक्सीन को अपने पास रखेंगे, बर्फ में रख के बैठे होंगे। कम्युनिटी की तरफ से, कम्युनिटी को अब वो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको जाकर उनसे दवाई पीनी है। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि पोलियो का इसमें इस देश से सफाया ना हो पाए। डॉक्टर सुनील, आप मुझे ये बता दें कि भाटिया साहब के 9 फरवरी की आपकी क्या तैयारी है, रोटरी की क्या तैयारी है? बिल्कुल साहब, यही तैयारी है जो कि आपको डॉक्टर साहब ने बताई कि सोशल मोबिलाइजेशन के लिए आप दिल्ली में देखेंगे आज से 5 दिन पहले बैनर्स, पोस्टर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट, प्रेस में, टीवी में जो स्पॉट चल रहा है, ये सब इसी तरफ से 9 फरवरी की तैयारी की ओर ही हम लोग जा रहे हैं कि सब लोगों को ये ध्यान में रहे कि 9 फरवरी का दिन जरूरी दिन है, और उनको अपने बच्चे को, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, 9 फरवरी के दिन उनको अपने निकटतम बूथ पे जाके अपने बच्चे को दवाई पिलानी है, और इस देश के इस महायज्ञ में अपना योगदान इस प्रकार से देना है जिससे उनका बच्चा भी इस बीमारी से बचे, और इस देश का ये जो कार्य चल रहा है देश लेवल पे, इसकी हम समाप्ति एक इस साल के अंदर या अगले साल में खत्म कर दें इस बीमारी। धन्यवाद रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
9 फरवरी दूर नहीं है, आ गई समझिए। और संकल्प कीजिए कि आप अपने बच्चे को इस वर्ष, जो कि छोटा है, 5 साल से छोटा है, सबसे बढ़िया उपहार ये देंगे कि उसको 2 पोलियो की ड्रॉप दिलवाएंगे और लगातार जब तक वो 5 साल तक नहीं हो जाता है उसके बचपन को नहीं कुमलाने देंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।